हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सीए श्यामा खंडेलवाल और मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार सीरीज इन दी सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉज। तो बिजनेस लॉज जो है ये हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि एक्सप्लेनेशन होने वाला है बहुत ही डिटेल्ड। लेकिन हम क्या करेंगे, बहुत कंसाइज टाइम में, छोटे से टाइम में जो है इतने डिटेल में करेंगे कि जो फर्स्ट टाइमर भी जो है उनको भी लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा लॉ का सिलेबस। और सबसे पहले जो है हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चलिए दोस्तों मिलके स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब दोस्तों यहाँ पे सबको ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि व्हाट इज इंडियन, हम सब इंडियन है। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडिया क्या है ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक्ट क्या होता है, एक्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है चैप्टर नंबर 1 में। वो बिल जो पार्लियामेंट से पास होता है और जिसमें प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाती है, दैट बिकम्स एन एक्ट। और ये एक्ट कब बनाया गया था, ये एक्ट बनाया गया था 1872 में। तो ये सब चीजें तो हमको क्लियर है कि इंडियन क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एंड ईयर पता है कि कौन से ईयर में ये एक्ट पास हुआ है। नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अपन आइए देखते हैं बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं क्या करूं, अभी जो है चिप्स खाऊं। ठीक है, मैं चिप्स खाऊं, ये मेरा बहुत मन कर रहा है। और मैं गई शॉपकीपर के पास और मैंने शॉपकीपर को बोला कि भैया क्या आप मुझे एक पैकेट चिप्स देंगे। ठीक है, आई वेंट टू द शॉपकीपर एंड सेड कि क्या आप मेरे को एक पैकेट क्या देंगे, चिप्स देंगे। तो मैंने क्या किया, ये मैं हूँ और ये है शॉपकीपर। तो मैंने जो है शॉपकीपर को क्या किया, ऑफर, किस चीज का ऑफर, कि आप मेरे को एक पैकेट चिप्स दीजिए। अब शॉपकीपर बोलता है बिल्कुल आप लेके जाइए चिप्स हमसे। ठीक है, तो शॉपकीपर ने क्या किया, उस मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो बस यहीं पे ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, और दोस्तों क्या हो गया, ये दोनों को मिला के बन गया एग्रीमेंट। ओके, क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो क्या होता है ना, जब कोई भी पर्सन को कोई भी सामान खरीदना है, कोई भी सामान बेचना है, कोई सर्विसेज देनी है, कोई सर्विसेज लेनी है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरी पार्टी के पास जाके ऑफर लेके जाता है। ठीक है, कि मेरे को मान लो मेरे को जो है ब्यूटी पार्लर की सर्विस लेनी है, तो मैं जाऊंगी पार्लर वाली दीदी के पास, यार दीदी मेरा फेशियल कर दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनको ऑफर कर रही हूँ। अब वो बोलती है कि हाँ मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं आपसे जो है इतना अमाउंट चार्ज करूंगी। तो उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, बट एक्सेप्ट करने के टाइम पे बता दी अपनी कंसिडरेशन, कि उनको रिटर्न में क्या चाहिए। अगर वो मुझे सर्विसेज दे रही है तो उसके बदले उनको क्या वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो जो भी आपको कोई सर्विसेज या गुड्स देने के बदले में मिलता है, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। क्या वो होता है कंसिडरेशन। तो दोस्तों ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है तब जो फल निकल के आता है, उसका फ्रूट क्या होता है, दैट इज एग्रीमेंट। तो ये बन गई हमारी एग्रीमेंट। नाउ एग्रीमेंट तक तो ठीक है, बट हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इंडियन एग्रीमेंट एक्ट है या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। द नेम इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो मैंने तो अभी आपको बताया है कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये बताना जो है बाकी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक जो है वो सफर कैसे पूरा किया जाए। चलिए, तो अपन दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो ऊपर वाला है वही चलने देते हैं, एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो है हम एक और साथ में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं गई शॉपकीपर के पास और मुझे क्या चाहिए था, चिप्स चाहिए था। तो आई ऑफर्ड हिम टू गिव मी अ पैकेट ऑफ चिप्स। ठीक है, ही एक्सेप्टेड माई ऑफर। ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट तभी करेगा जब मैं उसको क्या दूंगी, कंसिडरेशन। क्या दूंगी उसको, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो शॉपकीपर को समथिंग इन रिटर्न क्या मिलेगा, अगर वो उसके हाथ से चिप्स जा रही है तो उसको उसके बदले क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है पैसा, 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज का ही बजट रखते हैं, तो 10 रुपए जो है शॉपकीपर को मिल रहे हैं और मुझे मिल रही है चिप्स।
तो दोनों पार्टी को जो है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दोनों पार्टी को कुछ कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, अब भाई अपने को पता है कि आजकल जो है माहौल बहुत खराब हो रहा है और कुछ चीजें, एग्जाम्पल ड्रग्स, ड्रग्स की बिक्री जो है बहुत बढ़ते जा रही है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक पर्सन लेते हैं, दिव्य, ठीक है, जो भी दिव्य है वो बुरा मत मानना, इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो दिव्य जो है ये जाता है एक ड्रग डीलर के पास। ये किसके पास जाता है? एक ड्रग डीलर के पास। और उस ड्रग डीलर को बोलता है, उस ड्रग डीलर को जो है क्या करता है, ऑफर देता है। वो जाता है और ड्रग डीलर को क्या करता है, ऑफर देता है कि भाई मेरे को जो है इतना ग्राम ड्रग्स चाहिए, ठीक है, उसको मान लो 10 ग्राम ड्रग्स चाहिए, बोलता है मेरे को 10 ग्राम ड्रग्स चाहिए। ड्रग डीलर बोलता है बिल्कुल लेके जाओ, पैसा दो और ड्रग्स लेके जाओ, ठीक है। अब हमारे को सबको यहाँ पे पता है कि ड्रग्स की जो है ट्रेडिंग या ड्रग्स कंज्यूम करना इंडिया में क्या है, इलीगल है, ठीक है। ड्रग्स की ट्रेडिंग या ड्रग्स कंज्यूम करना ये सब क्या होता है, इलीगल होता है। लेकिन क्या चिप्स इलीगल होता है क्या? नहीं, चिप्स को तो आपको जितना खाना है आप चिप्स खाओ। तो चिप्स जो है ये खरीदना क्या होता है, लीगल होता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताओ यहाँ तक देखने के बाद कि ये दोनों में से एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में से जो है कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी और कौन सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। बहुत ही आसान, ठीक है। क्या ये वाली कॉन्ट्रैक्ट बनेगी? क्या गवर्नमेंट इसको कभी कॉन्ट्रैक्ट बनना देना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। एंड यहाँ पे जब चिप्स खरीदने जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदो चिप्स, तो ये वाली ट्रांजेक्शन लीगल रहती है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन कन्वर्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस एग्रीमेंट कन्वर्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाता है? एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली चीज क्या है? एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये दूरियों को हम कम कैसे करें? इन दूरियों को कम करने के लिए हमको चाहिए लीगल एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। हमको क्या चाहिए? लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। अगर कोई चीज लीगली एनफोर्सिएबल है, उसको लॉ के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लीगली एनफोर्सिएबल। इसका मतलब ये है कि देखो, लीगली एनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, अगर मान लो मैंने, अब पार्लर का एग्जांपल लेते हैं, मैं पार्लर वाली दीदी के पास गई और मैंने दीदी को बोला यार मेरा फेशियल कर दो। वो बोली मैं कर दूंगी, एक काम करो आप मेरे को 500 एडवांस दे दो, मेरे को कुछ सामान लेके आना है। मैंने उनको एडवांस दे दिया और अब वो मेरा फेशियल करने से मुकर रही है, तो क्या मैं उनको, उनके ऊपर केस कर सकती हूँ? क्या मैं उनको कोर्ट लेके जा सकती हूँ? बिल्कुल लेके जा सकते हो। इसी चीज को तो बोलते हैं लीगल एनफोर्सिबिलिटी। तो जो चीजें लॉ के द्वारा लागू करवाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो वो सामने वाली की मर्जी, आपकी सर्विस दे कि ना दे, उनको सर्विस देना ही पड़ेगा। इस चीज को बोलते हैं लीगल एनफोर्सिबिलिटी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ड्रग्स का केस हो रहा है, ठीक है, ड्रग्स का केस है और ड्रग डीलर आपको ड्रग्स देने से मना कर दिया, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं? आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में जो है अगली पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। आइए इसको हम देखते हैं अपने नोट्स से। तो ये मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मेरे को आपसे एक सजेशन भी चाहिए, जो कि थोड़े टाइम बाद जब आप मेरा वीडियो रेगुलर देखेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी कि ये नोट्स जो है अगर मैं आपको बुक सप्लाई करूं तो आपको ये नोट्स एज इट इज चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, या फिर इन द फॉर्म ऑफ बुक चाहिए? तो इसको लेके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कैसे नोट्स आप पसंद करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो है आते हैं व्हाट इज एग्रीमेंट, ठीक है, नहीं इसके ऊपर है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ पार्ट है जो हम थोड़ा सा बाद में करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स हो सकती है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो हम एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। कैसे बनाते हैं हम एग्रीमेंट? हम एग्रीमेंट बनाते हैं ऑफर से प्लस उसका हम एक्सेप्टेंस करते हैं, तो वो बनता है एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल है तब जाके वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। सो वेरी सिंपल, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट।
सेम डेफिनेशन जो है ये हमारे को जो है हमारे बेयर एक्ट में भी सेम डेफिनेशन है, ठीक है, एग्रीमेंट की। चलो एक बात और आप लोगों को बताना है, ठीक है, इंडिया में जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट्स होंगे इंडिया में, उसमें ना जितनी भी डेफिनेशंस होती है ना 99% ऑफ द केसेस में, ठीक है, वो कहाँ पे दी गई रहती है, सेक्शन 2 में। बस कभी कभी जो है कोई पर्टिकुलर सेक्शन के साथ साथ में उस कोई वर्ड वहां पे यूज हुआ होगा तो उसकी डेफिनेशन दी गई होगी, नहीं तो मैक्सिमम डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पूछा तो आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आईसीए आप मत लिखना, आप पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखोगे, मैं अभी शॉर्टकट में आईसीए बता रही हूँ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर आगे आप अपना आंसर लिखो, ठीक है। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है, आपको इसका क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद करो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतने क्लॉजेस है कि याद करना कभी मुश्किल हो जाता है, तो आप सेक्शन 2 लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिले। तो ये है, ठीक है। तो हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, अब हम देखने वाले हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो, एवरी प्रॉमिस, every promise and every set of promises forming the consideration for each other, ठीक है, हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। अभी कंसिडरेशन का मीनिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने बता दिया कि अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ए एंड बी, तो दोनों को कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ले लो, ए जो है बहुत ही क्या है, फिल्मी टाइप की बंदी है और एकदम टिप टॉप रहना पसंद है, तो ये जो है नेल एक्सटेंशन की सर्विस लेने गई, ये गई नेल एक्सटेंशन की सर्विस लेने के लिए, ठीक है। और बी जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड बी जो है इनको क्या कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑफर कर रही है कि नेल एक्सटेंशन की सर्विस चाहिए, तो बी को कंसिडरेशन क्या मिलेगा, मनी, और ए को क्या कंसिडरेशन मिलेगा, उसको मिलेगी सर्विस ऑफ नेल एक्सटेंशन। तो दोनों को कुछ कंसिडरेशन तो मिल रही है, ठीक है। ए प्रॉमिस क्या करती है बी को, ए प्रॉमिस करती है कि अगर बी तुम मेरे को नेल एक्सटेंशन की सर्विस दोगे ना तो मैं तुमको जो है 2000 रुपीज दूंगी, ये बोलती है आई विल गिव यू रुपीज 2000। अरे बी बोलते हैं बहुत बढ़िया, अगर तुम 2000 दोगे तो मैं आपका क्या करके दूंगा, नेल एक्सटेंशन करके दूंगा, तो मैं आपको कौन सी सर्विस दे दूंगा, नेल एक्सटेंशन की। तो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं और ये प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या है, कंसिडरेशन है, तो यही है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट अगर हमको एग्जाम में पूछेगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ये डेफिनेशन लिखेंगे कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मेरी प्रॉमिस कि मैं आपको जो है पैसा दूंगी वो आपके लिए कंसिडरेशन, और आपकी प्रॉमिस कि आप मेरे को नेल एक्सटेंशन करके दोगे, ये किसके लिए कंसिडरेशन है, ये मेरे लिए कंसिडरेशन। तो ये बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। डेफिनेशन लिखने के बाद जो है आप लोग क्या और करेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, आप ये भी लिख के आएंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बनाते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। चलो अब आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिमाग में, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है, ठीक है, बच्चों के साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है, जिसको बोलते हैं बुद्धू बनाना। तो हमारे घर में जो है हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला कि देख, अगर जो है इस बार तू सीए फाउंडेशन जो है निकाल लेगी बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स से सीए फाउंडेशन निकाल लेगी, तो हम तेरे को जो है एक बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। अब आप लोगों को तो सब आईफोन ही पसंद, तो हम आपको आईफोन 16 दे देंगे, घर वाले प्रॉमिस करते हैं। आप मेहनत में लग गए, बहुत ज्यादा मेहनत की, और उसके बाद जो है जैसे आपका रिजल्ट आया, अरे बाप रे, आपको लॉ में तो 90 मिल रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल आपको जो है 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो सब बहुत खुश, आप भी खुश, और आप गए अपनी मम्मी पापा के पास कि भैया आप मेरे को दे दो आईफोन, आपने प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो घर वाले हंसने लग गए, ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है, तो घर वाले हंसने लग गए। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आप अपने घर वालों के ऊपर केस कर सकते हो इस केस में, ठीक है। अपन ऊपर पढ़ के आए हैं कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी, तो क्या ये ट्रांजैक्शन लीगली एनफोर्सेबल है, क्या यहाँ पे जो है आप केस कर सकते हो, ठीक है।
द आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मॉरली भी नहीं करना चाहिए बट लीगली भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपको आईफोन देंगे, आप अगर सीए फाउंडेशन में अपना झंडा लहरा के आ गए तो ये सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है उनका। वो चाहे तो पूरा करे, चाहे तो ना करे, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। एक और एग्जांपल, अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ एकदम रूठी हुई है, वाइफ की जो है एनिवर्सरी जो है इनकी, हस्बैंड भूल गया और कोई गिफ्ट लेके नहीं आया और वाइफ का है दिमाग खराब, तो वाइफ गुस्सा है बहुत ज्यादा, तो हस्बैंड उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को जो है डायमंड रिंग ला के दूंगा, ठीक है। डायमंड रिंग, रिंग्स भी काम नहीं चलेगा, डायमंड का जो है नेकलेस ला के दूंगा, ठीक है। तो वाइफ बोलती है ठीक है, मान जाती है। अब वाइफ मान गई, देख रही है 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई गिफ्ट आ ही नहीं रहा है, तो वो बोलती है मैं तो तुम्हारे ऊपर जो है जा रही हूँ केस करने के लिए, मैं जा रही हूँ केस करने के लिए। अब यहीं पे वीडियो को रोको और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या वो केस कर सकती है? आप सबको पता है, इतना पढ़ने के बाद पता चल गया कि यहाँ पे वो केस नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो है सोशल ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे कोई लीगल इंटेंशन नहीं था, ठीक है, कोई लीगल इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का, सिर्फ ये एक सोशल इंटेंशन था, सोशल ऑब्लिगेशन था। अगर हस्बैंड ने पूरा नहीं किया तो भी वाइफ कुछ नहीं कर सकती बेचारी, ठीक है, बट मॉरली उसको पूरा तरीके से जो है अपने पति को चमका देना चाहिए यहाँ पे। तो ये है। चलो, अब अब आता है एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन ये है कि एक डायमंड मर्चेंट है, ठीक है, एक डायमंड मर्चेंट है और वो क्या करता है ना, वो प्रॉमिस करता है, एक लेडी आती है उनके पास एक डिजाइन लेके कि आलिया भट्ट ने सेम डायमंड नेकलेस पहना था, मेरे को सेम चाहिए, ठीक है। तो वो आती है डायमंड मर्चेंट के पास पिक्चर लेके, ये बोलता है बिल्कुल मैं आपको बना के दे दूंगा, और उसको डेट दे देता है कि मैं जो है आप आ जाओ, मैं आपको जो है अभी आ रही है 10 अगस्त, 10 अगस्त को जो है मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो वो एकदम खुश हो जाती है, भाई ठीक है दे देना। अब वो जाती है 10 अगस्त के दिन पे और उस ज्वेलरी शॉप वाले को, डायमंड मर्चेंट को बोलती है मेरा सेट कहाँ पे है? तो वो बोलता है सॉरी मैम, सेट तो बन नहीं पाया, और वो सेट उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी था उस टाइम मिलना। तो वो बोली ठीक है मैं 1-2 दिन और वेट करती हूँ। 1-2 दिन वेट किया, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है उसको सेट, जबकि अगली पार्टी ने उसको प्रॉमिस किया था कि आपको हम दे देंगे। यहाँ पे जो है वो उसके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुई है ना इनके बीच में, यहाँ पे जो है लीगल इंटेंशन था, ठीक है। डायमंड मर्चेंट को जो है लीगली वो एनफोर्सिएबल है, वो पूरी की पूरी जो सेट को प्रोवाइड करने के लिए जो है उसको लीगली उसको एनफोर्स किया जा सकता है, उसको केस किया जा सकता है उसके ऊपर कि अगर तुम प्रोवाइड नहीं किए जिस टाइम पे तुमने बोला था तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ठीक है। तो ये है सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा हम देखते हैं लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन इग्नोर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखते हैं व्हाट इज प्रॉमिस, ठीक है। ऊपर जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ के जो दोनों आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, ये वही एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। चलिए, तो एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब देखते हैं प्रॉमिस क्या होती है। व्हाट इज अ प्रॉमिस? भाई ये प्रॉमिस किस खेत की मूली है? हम सबको पता है प्रॉमिस क्या होती है, प्रॉमिस तो करते ही है तोड़ने के लिए, राइट। तो ये वही प्रॉमिस है। चलिए देखते हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Very easy, ठीक है। फिर से नेल एक्सटेंशन की सर्विस में आओ। एग्जाम्पल ए बी। ए ने जो है, अच्छा एक बहुत अच्छी सी बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि मैंने तुमको एक वर्ड तो बता दिया, दैट इज ऑफर, ठीक है। जब एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कोई सामान खरीदना है या बेचना है या सर्विस लेनी है या सर्विस देनी है, तो वो अगली पार्टी को क्या करता है? ऑफर करता है, ठीक है। इस ऑफर का एक और नाम है, जैसे आप लोगों के भी घर में नाम होते हैं तो ऑफर का दूसरा नाम भी है, दैट इज प्रपोजल। अब ये तो मेरे को आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज प्रपोजल, आप सब लोग इस एज में सबको पता है। तो दिस इज प्रपोजल। सो ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रपोजल होता है, ठीक है। जो पर्सन ऑफर करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में ए जो है नेल एक्सटेंशन की सर्विस करवाना चाहती थी, तो वो ऑफर कर रही है, तो जो पर्सन ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं ऑफरर,
ये आगे के नोट्स में ये पार्ट कवर्ड है, ठीक है। तो जो पर्सन ऑफर करता है दैट पर्सन इज नोन एज ऑफरर, और जिसको ऑफर किया जाता है, ठीक है, जिसको ऑफर किया जाता है, हमारे एग्जाम्पल में बी, उसको बोलते हैं ऑफरी, उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी, ठीक है। तो ये है। चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे, मेरे को ये क्यों समझाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया प्रपोजल, और आप लोग बोलेंगे भाई ये साहब ये प्रपोजल क्या है, तो ये ऑफर ही है, ठीक है। चलिए, सो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को प्रपोजल किया गया है, हमारे केस में बी को प्रपोजल किया गया था, तो बी को जो है हम बोलेंगे ऑफरी एंड ए को ऑफरर। सो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अगर वो उस प्रपोजल में अपनी एसेंट दे देता है, मतलब अपनी हामी भर देता है, मतलब बी हाँ बोल देता है कि हाँ हाँ मैं तुमको नेल एक्सटेंशन की सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो बी ने क्या किया, हाँ बोल दिया, यस, उसने ए ने प्रपोज किया और बी ने बोल दिया यस आई एम रेडी, ठीक है। तो जैसे ही उसने यस बोला, ही सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, एसेंट का मतलब हामी भरना, हाँ बोलना, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं एसेंट करना। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, जैसे ही उसने हाँ बोला प्रपोजल एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, और एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही हम बोलते हैं प्रॉमिस, और जैसे ही जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है उसी को ही बोलते हैं हम प्रॉमिस। तो प्रॉमिस मतलब सेम होता है दोस्तों, एग्रीमेंट और प्रॉमिस में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे क्या होता है, ए ने ऑफर किया बी को कि तुम मेरे को नेल एक्सटेंशन की सर्विस दो, बी ने हाँ बोल दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रॉमिस बन गया। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल, जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो एक बन जाता है प्रॉमिस, एंड ऊपर एग्रीमेंट में भी तो यही पढ़ा है हमने, जैसे ऑफर और को एक्सेप्टेंस जो है वो मिल जाती है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, तो दोनों सेम चीज है। चलिए, तो क्या डेफिनेशन याद करनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट की करनी ही है, एग्रीमेंट की करनी ही है, प्रॉमिस की करनी ही है, डेफिनेशन लर्न करना है, वर्ड बाय वर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन ट्राई किया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का, आप लोग बस लर्न करने का काम आप लोग का डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आगे नहीं, थोड़ा पीछे जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो थोड़ा मतलब हिस्ट्री वाले पार्ट को जो है मैंने सोचा थोड़ा बाद में बताती हूँ ताकि बच्चे कंफर्टेबल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट से। तो अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 में आया है, इसके पहले भी तो कुछ होता होगा, ठीक है। व्यापार तो हमारा सदियों से चला हुआ आ रहा है, तो तब कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन सा एक्ट कंट्रोल करता था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पहले कौन से कॉन्ट्रैक्ट लॉ चलते थे वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ड्यूरिंग एंशंट एंड मेडिवल टाइम्स, जब एंशंट और मेडिवल टाइम्स चल रहा था, एंशंट मतलब बहुत, जब मतलब लाइक वेद पुराण वाला टाइम है, वो पीरियड को एंशंट बोलते हैं, जब गुप्ता डायनेस्टी होती थी वो सब टाइम एंशंट होता है। मेडिवल कौन सा होता है, 1400 1500 जो एडी वाला जो टाइम है, उससे लेकर जो है आपका समझ लीजिए 1600 1700 एडी, ये सब जो टाइम है एक्चुअल में ये 1100 एडी से चालू हो जाता है, ठीक है, मेडिवल। तो ये पीरियड में जो है ना, ये दोनों पीरियड में क्या होता था, वेदास, स्मृति एटसेट्रा, ये को हम रेफर करते थे फॉर गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो हमारे रिलीजियस जो टेक्स्ट बुक्स थी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है गवर्न करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, माइनर, माइनर मतलब पता है जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं दैट इज माइनर। तो अपने जितने भी ऑडियंस है मैक्सिमम तो तुम लोग माइनर होने वाले हो, तो 18 से छोटे बच्चे, या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब जो पर्सन नशे में है, ठीक है, दैट पर्सन, या फिर ओल्ड मैन कोई बूढ़ा व्यक्ति, या फिर हैंडीकैप्ड, ठीक है, ये लोग कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते थे, ठीक है। अभी अपन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे कि कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, जिसमें माइनर भी है। अब आपको कुछ डाउट आने लग जाएगा कि मैं तो चिप्स डेली खरीद के खाती हूँ, मैं तो चॉकलेट डेली खरीद के खाता हूँ, तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उसको मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग भी सेम चीज है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है वो नहीं कर सकता, सेम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये बात है, ठीक है। ओल्ड मैन नहीं कर सकता, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओल्ड मैन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हैंडीकैप के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब मुगल पीरियड में क्या हुआ, तो मुगल पीरियड जो है उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैसे गवर्न करते थे, मोहम्मदन लॉ से। ठीक है, मोहम्मदन लॉ से। तो पहले हिंदू लॉ से होता था एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में, देन मुगल पीरियड केम, तब कैसा होने लग गया कॉन्ट्रैक्ट गवर्न बाय मोहम्मदन लॉ। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वर्ड यूज किया गया जिसको बोलते हैं अक्द। ठीक है, हम जिस वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उन लोग जो है उस वर्ड को अक्द बोलते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ऑफर, हम जिसको ऑफर बोलते हैं उसको ये क्या बोलते थे, इजाब, को बोलते थे इजाब। और हम जिसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं उसको इन लोग बोलते थे कबूल। तो कबूल इज वेरी इजी, वी नो कबूल 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 वाला, तो इट इज एक्सेप्टेंस। बट अक्द क्या होता है, अक्द इज यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड इजाब, इजाब इज यूज फॉर ऑफर, कबूल इज यूज फॉर एक्सेप्टेंस। तो ये है। अब ब्रिटिश पीरियड आने लग गया, तो देखो अपन सीक्वेंस में चल रहे, पहले बहुत एंशंट, तो एंशंट हिंदू लॉ, वेदास स्मृति ये सब, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन नहीं कर सकता, ओल्ड मैन नहीं कर सकता, हैंडीकैप भी नहीं कर सकता। फिर वी केम टू मोहम्मदन लॉ। मोहम्मदन लॉ में जो है हमने टर्म्स देखे कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं। अब हम आ गए किसमें, ब्रिटिश पीरियड में। तो ब्रिटिश पीरियड में जो है इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए जो इंडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। जो अपन सबको पता है कि जब ब्रिटिश पीरियड था तो ये तीनों एरिया बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। ठीक है, तो मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को अलग तरीके से गवर्न करते थे, एंड जो अदर एरियाज हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को अलग तरीके से गवर्न करते थे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा को देखते हैं। ये जगह पर इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल था। तो जो इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए जो लॉ था, सेम वो इंडिया में यूज कर रहे थे। कहाँ पे, बॉम्बे पे, कैलकाटा में एंड मद्रास में। ठीक है, अगर यहाँ, अच्छा यहाँ पे रूल्स कैसे होते थे, अगर दो पार्टीज है और दोनों डिफरेंट रिलीजियन की है, देन रूल्स ऑफ डिफेंडेंट वॉज फॉलोड। ठीक है, क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी डिफेंडेंट क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पे देख लो। सेकेंड पार्ट फिर हम फर्स्ट पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। जो बाकी एरिया है, मतलब मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा वाले एरियाज को छोड़ के बाकी एरिया में प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस वर एप्लीकेबल। ठीक है, जो नेचुरल जस्टिस लगता था कि भाई नहीं, जैसे आप कोर्ट के सामने गए, या राजा, पहले तो राजा होते थे लेकिन ब्रिटिश पीरियड में राजा वाला खत्म हो चुका था, तो गवर्नर जनरल होते थे या उनके जो भी एम्प्लॉयज होते थे वो डिसाइड करते थे। उनको लगता था भाई ये पर्सन सही बोल रहा है तो वो उसके पक्ष में आंसर दे देगा। ठीक है, उसके पक्ष में डिसीजन दे देगा। उसको लग रहा है कोई और पर्सन सही है तो वो उसके पक्ष में देगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस चलता था, जो उनको सही लग रहा है। ठीक है, जज को जो सही लग रहा है। बट अब इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो कि दो पर्सन है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने जो है बी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों को किसी चीज में कंफ्यूजन हो गई और बी ने जो है टाइम से इसको गुड्स नहीं दिए। ठीक है, तो या फिर गुड्स दिए या फिर नहीं दिए या कम दिए गुड्स, तो डाउटफुल हो रहा है सब चीजें। तो इन लोग क्या गए, इन लोग इस चीज को रिजोल्व करने के लिए क्या गए, कोर्ट गए। मान लेते हैं कि ए जो है ही इज हिंदू एंड बी इज मुस्लिम। ठीक है, तो ए को डाउट हुआ, तो ए बोलता है मैं तेरे को, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो ये लेके जाता है बी को कोर्ट में। तो जो पर्सन दूसरी पार्टी के ऊपर केस करता है, ठीक है, जो पर्सन केस करता है उसको बोलते हैं हम प्लेंटिफ, एंड जिसके ऊपर केस किया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, तो जो केस करता है वो होता है प्लेंटिफ, में जो बोलता है ना आई विल सी यू इन द कोर्ट, दैट पर्सन इज नोन एज प्लेंटिफ। एंड जिसके ऊपर केस किया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्यों, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करेगा, अपने आप को बचाएगा अगले पर्सन के आरोप से, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिफेंडेंट। अब हमारा लॉ क्या बोलता है, हमारा लॉ ये बोलता है कि अगर दो पर्सन है और दोनों अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग रिलीजियन से है, और उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो हमेशा वो लॉ फॉलो होगा जो डिफेंडेंट का लॉ है। तो यहाँ पे केस मुस्लिम के ऊपर किया गया है, तो लॉ किसका फॉलो करेंगे, मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ जैसा भी बोलता है कि इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करो, तो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होगा। ठीक है, अगर सिचुएशन को जस्ट उल्टा कर दे, ए है और बी है, ठीक है, ए यहाँ पे ले लेते हैं मुस्लिम और बी ले लेते हैं हिंदू। ठीक है, ए ने बी के ऊपर क्या किया, केस किया, तो ए क्या बन गया, जल्दी से बताइए कमेंट में,
ए बन गया प्लांटिव, ओके, एंड बी बन गया डिफेंडेंट। अब केस करने वाला कौन है? ए। किसके ऊपर केस किया गया है? बी। अब बी क्या करेगा? बी जो है, अब बी को कुछ नहीं करना है, बी तो कोर्ट वोट जाएगा, चक्कर काटेगा। अब बी जो है लॉ किसका फॉलो करेगी? कोर्ट। तो कोर्ट जो है यहाँ पे हिंदू लॉ फॉलो करेगी। तो हिंदू लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट को जैसे गवर्न करना बोलता है, हिंदू लॉ में जैसे जैसे लिखा है उस तरीके से जो है जजमेंट दी जाएगी जज के द्वारा। तो ये है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है अपने को, तो अपन हिस्ट्री में चले गए थे, अब अपन हिस्ट्री से बाहर निकल चुके हैं। अब हम आते हैं बस छोटा सा पार्ट, ठीक है, इसके आगे को तो हम पढ़ चुके हैं। छोटी सी चीज मैं बता रही हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स, जो सेक्शन 1 से सेक्शन 75 के बीच में है। देन देयर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमारे पास स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है विच इज गिवन इन सेक्शन 124 से 238 के बीच में, ठीक है, 124 से 238। तो देखो पहले जो है ना, आज से कुछ टाइम पहले तक जो है अपने सिलेबस में फाउंडेशन में सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स वाला था और इंटर में स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। अब लेकिन इंटर से जो है सीधे से स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जो है उठा के कहाँ पे लेके आ गए? फाउंडेशन में लेके आ गए, क्योंकि फाउंडेशन में पहले एक और सब्जेक्ट होता था लॉ के साथ, बीसीआर, ठीक है। वो बीसीआर को हटा दिए और कुछ कुछ एरियाज जो है इंटर के लॉ की हमने फाउंडेशन में लेके आ गए। तो अब देखो ये जनरल प्रिंसिपल्स जो है, अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जनरल प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं ना जो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में लगेंगे, एवरी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, चिप्स खरीदना है जनरल प्रिंसिपल्स लगेंगे, फेशियल कराना है लगेगा, चॉकलेट खरीदना है लगेगा, कोई सर्विस लेना है लगेगा। तो हर चीज में जनरल कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स लगेंगे सेक्शन 1 से 75। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो सेक्शंस है वो स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही लगेगा। एग्जाम्पल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर गारंटी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, या फिर बेलमेंट एजेंसी, जो हमारे सिलेबस में सब चीजें हैं और हम आगे पढ़ेंगे। 7th 8th और 9th यूनिट तो पूरा इसी से कवर्ड है। तो और भी है इसके अलावा, ये सब सारे केसेस में जो है हमको ये 124 से 238 वाले सेक्शंस लगेंगे। तो क्या मेरे को जनरल प्रिंसिपल्स नहीं लगेंगे? अरे भाई जनरल प्रिंसिपल्स तो सब कॉन्ट्रैक्ट में लगने वाले हैं, जनरल प्रिंसिपल्स तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा, तो वो चिप्स में भी लगेगा और वो यहाँ पे भी लगने वाला है आपको। जनरल प्रिंसिपल्स इतना जनरली कि वो सब के ऊपर लगेगा, बट स्पेशल जो हमारे जो सेक्शंस है वो किसके ऊपर लगेंगे? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही बस लगेंगे, वो जनरल के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो हमने किया। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के टूवर्ड्स। तो ये जो स्लाइड है ये हमारी बताती है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब तो भाई दोस्तों आप लोग तो एकदम माहिर हो चुके हैं, आप लोग एकदम सबको पता चल चुका है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। आप लोग के लिए तो अभी चिल्लर हो गया है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, डेफिनेशन, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन लिख के आ जाना है। हम ऊपर पढ़ के आए हैं दोनों की डेफिनेशन, ठीक है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों की पढ़ के आए हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख दो। स्कोप, अब स्कोप जो है एग्रीमेंट का वाइडर है एग्रीमेंट वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट नैरोअर है। ये कैसे? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं समझाती हूँ। ये ऐसे होता है कि देखो 2 केस है हमारे, ही एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। ए बी, और फिर से ए बी को लेते हैं। ए गया बी के पास, बोलता है चिप्स का पैकेट दो, बी बोलता है बिल्कुल यस एंड दे देता है, ठीक है। इज इट एन एग्रीमेंट? यस इट इज एन एग्रीमेंट। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेक एन एग्रीमेंट। once it is an agreement then we will see whether it is legally enforceable or not. So this is legally enforceable obviously, so this is legally enforceable, right? Now it becomes a contract, very easy simple, it becomes a contract. Now coming to second point, A जो है वो B को बोलता है give me drugs. Oh my god, drugs? No baby, you should not consume drugs. बट ठीक है, सो A B के पास जाता है ड्रग्स मांगने और B बोलता है यस,
इज इट एन एग्रीमेंट? ऑब्वियसली इट इज एन एग्रीमेंट, बिकॉज एग्रीमेंट में हम ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि कोई चीज लीगली एनफोर्सेबल है कि नहीं। किसी ने कोई चीज मांगी, हमने उसको देने के लिए रेडी है, दैट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? नो, अ बिग नो, दिस इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। तो क्या कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि वो वहां पे लीगल एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं है। तो देखो, जब हम दो ट्रांजेक्शन देखे, एक लीगली एनफोर्सेबल है, एक नहीं है, ये दोनों ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट बनी, हमारे पास 2 एग्रीमेंट्स है, बट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कितना है? वी हैव ओनली सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट वी हैव। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, जहाँ यहाँ पे एक जगह पे 2 एग्रीमेंट है, एक जगह पे जो है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहाँ पे ज्यादा चीजें बन रही है? यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में। तो यहाँ पे स्कोप ऑब्वियसली क्या होगा? वाइडर होगा। बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट्स होगी जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रही है, बट वो एग्रीमेंट तो है ना, तो यहाँ पे ज्यादा होता है। एग्रीमेंट जो है बहुत सारी चीजों का होता है, उनमें से कुछ चीजें ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाती है, वही चीजें जो लीगली एनफोर्सेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम चीजें ही बन पाती है, सो इसका स्कोप होता है नैरोवर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है सेकेंड पॉइंट का, वाइडर एंड नैरोवर। अब देखो लीगल ऑब्लिगेशन। अब तो आप लोग भाई चैम्प हो चुके हो, कहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन रहेगी? तो लीगल ऑब्लिगेशन ऑब्वियसली एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेसेसरीली लीगल ऑब्लिगेशन है। डायमंड मर्चेंट बोल रहा है डायमंड सेट दूंगा तेको इस तारीख में, नहीं दे पा रहा है, केस कर दो उसके ऊपर, भाई उसने आपको प्रॉमिस किया था ना, नाउ उसको क्या कर दो, ड्रैग हिम टू द कोर्ट। बट अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ प्रॉमिस किया एंड वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो कैन यू ड्रैग देम टू द कोर्ट? नो, वी कैन नॉट। है, सो यहाँ पे एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। आइए आगे, नेचर। तो नेचर भी बहुत आसान, ठीक है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम देख के आए कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनती है क्या? नहीं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से पहले एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। आप जब तक ये एग्रीमेंट नहीं करोगे, वो चीज कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगी? तो पहले एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये है नेचर। और अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोलता है? देखो, ए जो है एग्री करता है टू सप्लाई ड्रग्स टू बी, देर इज नो लीगल एनफोर्सेबिलिटी, नो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड। ए ने बी को प्रॉमिस किया देखो ड्रग्स सप्लाई करूंगा, बी उस तारीख को पहुंच गया, भाई ड्रग्स दे ड्रग्स दे ड्रग्स दे। ए बोलता है कि भाई मेरे पास तो नहीं है, आई कैन नॉट सप्लाई यू। तो क्या केस कर सकते हैं उसके ऊपर कि वो ड्रग सप्लाई नहीं कर रहा है? तो नहीं कर सकते। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ए ने एग्री किया था कि वो बी को मेडिसिन सप्लाई करेगा एक पर्टिकुलर टाइप की, और वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है अब, ठीक है, तो बी उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है, उसको कोर्ट में स्यू कर सकता है। ठीक है, कोर्ट में स्यू करना मतलब कोर्ट में केस करना। जब हम किसी को कोर्ट लेके जाते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या कर सकता है, ए उसको स्यू कर सकता है ताकि बी परफॉर्म करके दे उसको कॉन्ट्रैक्ट। चलो, तो आज का सेशन जो है हम इतना रखते हैं। आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन, और नोट्स के बारे में भी बताइए कि कैसे नोट्स आप पसंद करेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए। चलिए, गुड बाय।